वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है किरचॉफ लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ। तो हमें यहाँ पे सर्किट दिए हुए, मतलब हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, फिर हम ऑप्शन से कुछ सर्किट देखते हैं। जिससे पहले ऑप्शन में हमें दिया है डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर्स, बी में दिया है लंप पैरामीटर्स, सी में दिया है पैसिव एलिमेंट्स और डी में दिया है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें ये ऑप्शन में दिया है तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ डायग्राम देखते हैं इसमें, या तो फिर पैरामीटर या तो फिर ये सर्किट देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर एलिमेंट्स या तो डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर्स है। डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर्स हम इसे कहेंगे। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि इसमें हमने कुछ लिए है पैसिव एलिमेंट्स। ये है पैसिव एलिमेंट्स और ये मैंने नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का मैंने ये ग्राफ लिया है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है लंप पैरामीटर्स। लंप पैरामीटर्स मतलब ये जो पैरामीटर्स है ये पैरेलल में होते हैं, पर मतलब कौन से पैरामीटर, इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उनसे भी हो सकते हैं। पर अभी डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर्स और लंप पैरामीटर्स में आपको डिफरेंस ये देखने के लिए मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर्स में जो वोल्टेज और करंट है ये वैरी होते हैं। ठीक है, जैसे लंप पैरामीटर्स में करंट और वोल्टेज ये कांस्टेंट रहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर्स में वोल्टेज और करंट ये चेंज होते रहते हैं और लंप पैरामीटर्स में ये कांस्टेंट होते रहते हैं। तो हमें ये मालूम है कि जहाँ पे वोल्टेज और करंट चेंज होता है वहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे किरचॉफ लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू, हमारा आंसर ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लंप पैरामीटर में करंट और वोल्टेज कांस्टेंट है। ये पैसिव एलिमेंट में अगर हम देखेंगे तो ये देखो, पैसिव एलिमेंट में ये रेजिस्टर्स है। ठीक है, बाद में ये थर्मिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, हम सब ये किरचॉफ लॉ में यूज करते हैं और ये इसमें करंट और वोल्टेज चेंज होता नहीं है। और ये मैंने लीनियर रेजिस्टेंस का ये डायग्राम या तो लीनियर मैंने ये ग्राफ दिखाया है, जिसमें रेजिस्टेंस ये क्या है, जो ग्राफ है रेजिस्टेंस का ये कांस्टेंट या तो फिर स्ट्रेट लाइन है। तो ये किरचॉफ लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। फिर एप्लीकेबल कहाँ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स पैरामीटर में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है द करंट थ्रू 120 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज। ये फिगर दिया हुआ है और हमें ये इन्होंने कहा है कि ये जो 20 ओम जो रेजिस्टर्स है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो, अभी इसमें करंट फ्लो होने के लिए आपके पास दो करंट है। जैसे मैं यहाँ पे, हमारे पास और एक डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे डायग्राम में अलग कुछ नहीं किया है, सेम डायग्राम कनेक्ट किया है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे मेरे पास है ये 25, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। 25 ये अपॉन ये है 7, इसके बाद में ये 4/7। ठीक है, अभी ये जो दो करंट है ये दोनों ही करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले हैं, पर इसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, मतलब एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें से ये माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन सेम होता तो मैं इसको एडिशन करता, और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। मतलब इसमें से जो सब्ट्रैक्शन करके जो वैल्यू मिलेगी वो करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा। तो इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो हम ये 7 ये एलसीएम आ जाएगा डायरेक्टली इधर। 25 माइनस ये 4 ये अपॉन 7 है, तो 25 माइनस 4 ये मिलेगा आपको 21/7। ठीक है, फिर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ये आपको मिलेगा 3 एम्पियर। आपको फाइनल एम्पियर ये करंट यहाँ पे मिलेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द एलिमेंट इज। तो हमें ये जो एलिमेंट दिया है, अगर कोई डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये डायग्राम सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वोल्टेज और करंट, ये जो इसका ग्राफ हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, ये किसके बराबर है, मतलब ऑप्शन में हम देख लेंगे। जैसे नॉन लीनियर एक्टिव नॉन बायलैटरल, ऑप्शन ए में ये दिया है। बाद में दिया है लीनियर एक्टिव नॉन बायलैटरल। ठीक है, यहाँ पे दिया है नॉन लीनियर पैसिव नॉन बायलैटरल। इसमें फिर से यहाँ पे दिया है नॉन लीनियर एक्टिव और बायलैटरल। देखो, अभी ये सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ इसका आंसर ऑप्शन में बताना है कि ये इसमें कौन सा बराबर है। जैसे इसमें पहले तो ये है एक्टिव तो रहने वाला है, तो यहाँ पे ये पैसिव है, ये नहीं आने वाला। ठीक है, बाद में ये नॉन बायलैटरल
रहने वाला है। नॉन बायलैटरल मतलब कैसा, पहले हम बायलैटरल और नॉन बायलैटरल। जो बायलैटरल होता है इसमें डायरेक्शन ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, पर 1 से तो ज़्यादा ही डायरेक्शन में ये फ्लो होता है। नॉन बायलैटरल मतलब एक यूनि डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, तो ये बायलैटरल ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारे पास अभी ऑप्शन है ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमें पूरा कैसे दिख रहा है, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। ये एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, पर इसमें जो एलिमेंट होते हैं ये नॉन लीनियर होते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, ठीक है। आप इसमें फंस सकते हैं कि ये अगर हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है तो हम कहते हैं लीनियर, तो आप लीनियर पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। पर हमारा जो एलिमेंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये जो है नॉन लीनियर। और हमने यहाँ पे एक्टिव देखा है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स रह सकता है, ठीक है। ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, आपको सिर्फ ये एक याद रखना है, ठीक है। हमने देखते हैं लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड। तो ये लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट ये हम किसे कहते हैं, ये कहते हैं हम इंडक्टेंस को, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक देख सकते हैं, मतलब आपको अगर ये याद रखना है तो जैसे मैं रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ, रेजिस्टेंस हमें मालूम है V अपॉन I मतलब वोल्टेज अपॉन करंट। तो जैसे इंडक्टेंस के लिए मैं लिख सकता हूँ ये है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज होता है तो इंडक्टेंस के लिए ये होता है फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये एक हमें लैम्ब्डा मतलब ये फ्लक्स लिंकेज के लिए मैं लिख रहा हूँ, और ये करंट एज इट इज जैसे रेजिस्टेंस में होता है जैसे इंडक्टेंस में होगा, इसमें वोल्टेज जैसे फ्लो होता है तो इसमें कुछ फ्लक्स फ्लो होगा, तो हम इसको ये साइन दे देते हैं, इसलिए इसका आंसर है इंडक्टेंस, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल्स आर सब्जेक्टेड टू। मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में कुछ नहीं, मैंने सिर्फ स्क्वायर वेव और ये दिखाया, मतलब वेव फॉर्म मैंने दिखाया है। जैसे इन्होंने कहा है साइनोसाइडल पोटेंशियल, जैसे साइनोसाइडल पोटेंशियल मतलब हम अगर एक मेटल लेते हैं, मेटल में हमें जो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज ये मेटल ड्रॉ कर लिया है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमें ये मिलेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे दिखते हैं, जैसे यहाँ पे उसका पोटेंशियल जो है साइनोसाइडल होगा या तो स्क्वायर वेव होगा, ठीक है। मैंने ट्रायंगुलर ऐसे ले लिया है कि नॉन पीरियोडिक दूसरा कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कांस्टेंट होते हैं, कौन सा भी अगर मेटल देखोगे आप तो इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉन या तो पोटेंशियल जो मिलेगा आपको ये कांस्टेंट मिलेगा। ये ऐसा नहीं मिलेगा कि ये साइनोसाइडल के लिए है, ये स्क्वायर वेव के लिए है, या ट्रायंगुलर वेव के लिए है, या तो नॉन पीरियोडिक कौन से अलग वेव के लिए है, ऐसा नहीं। ये पोटेंशियल जो होता है ये कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। A semiconductor has a band gap of 2 eV, the wavelength of radiation emitted from the semiconductor when electrons and holes recombine is, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है उसमें बैंड है 2 eV का, और इसमें से हमें इसको वेवलेंथ निकालना है। जैसे हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू SC अपॉन E, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और हमें ये लैम्बडा जो है वेवलेंथ हमें इसमें निकालनी है। एच क्या दिया है हमें, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो हमें सी जो दिया है ये होता है स्पीड ऑफ द लाइट, और ई जो हमें यहाँ पे दिया है ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें जो बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो है। जैसे हमें मालूम है सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में दो मतलब हमें क्या होता है पी और एन ये दिया होता है, और उसमें जो एक जंक्शन है इसमें जो गैप है या तो बैंड गैप है वो 2 eV इलेक्ट्रॉन्स हमें उसमें ये दिया है। उसमें से ये रेडिएशन कितना होगा या तो इमिशन कितना होगा हमें उसमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अभी मैंने इसमें सेमीकंडक्टर ये बता के बैंड गैप वगैरह ये बताए नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। जैसे एच हमें जो दिया है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ। ये हमें दिया है प्लैंक कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ये हमें वैल्यू दी हुई है। इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻, ये आपको मिलेगा 8, ये ठीक है, डिवाइड बाय इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा यहाँ पे दिया है 2, और इसमें जो हमें थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या है इसकी ये वैल्यू है, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6.67 बाद में इंटू 3/2 इंटू 1.6, इसमें मल्टीप्लाई ये है 10⁻⁻34 बाद में इंटू 10 ये 8 और 10⁻⁻19 को मैं ऊपर ले लेता हूँ न्यूमरेटर में। ये मल्टीप्लाई है 10 ये है ये 19, ऊपर आके इसको 19 में लिख लेता हूँ। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये 19 और ये 120 और 27। फिर मैं फिर से और एक स्टेप ले लेता हूँ यहाँ पे 6.67 इंटू 3, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 16 इंटू 2, ये आपको मिलेगा 3.2, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख लिया है। बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा 10 यहाँ पे 10⁻⁻34 और इंटू 10⁻27। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाई और ये 27 बाद में कितना रहने वाला है, ये 3 और ये 4 7 10⁻⁻7। इसको मैं डेसिमल मूव करने के बाद इसको 625 में कर लेता हूँ। ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, फिर आपको मिलेगा 625, ये होगा 10⁻9। अब इसको हम क्या करेंगे, ये न्यूटन, ये है मीटर, ठीक है। ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ की वैल्यू जो हमें ऑप्शन में दिया है 625 हमें सब जगह दिया है, सिर्फ ये हमें ऐसा यूनिट देखना है, ये न्यूटन मीटर हमें ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है ए करंट इज सेड बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चेंजेस इन, मतलब हम अल्टरनेटिंग कब कहते हैं या तो साइनोसाइडल वेव कब कहते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंज होगा, ठीक है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये साइनोसाइडल है। या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगा, इससे हम उसको साइनोसाइडल या तो अल्टरनेटिंग नहीं कह सकते, हमें दोनों भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन्स टू रेजिस्टर्स ओनली। तो हम मतलब ये अगर ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें ये स्टेटमेंट कौन सा रिलेट करता है कि जो रेजिस्टेंस के पास में है, तो रेजिस्टेंस हमें या तो हम इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। बाद में दे अपोज ए सडन चेंजेस इन वोल्टेज, ये वोल्टेज को अपोज नहीं करता, इसमें कुछ करंट होता तो ठीक बात होती। बी में दे कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, रजिस्टर कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं करता। बाद में है दे कैन डिसिपेट डिजर्वेबल अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है, ये पावर डिसिपेट करता है रजिस्टर, हमें ये मालूम है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या तो करंट का फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, पॉजिटिव आयंस के वजह से और नेगेटिव आयंस के वजह से, इसमें तीनों भी है कि जिसके वजह से करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें रहेगा डी। हम आगे देखते हैं। इसमें दिया है ऑल द रेजिस्टेंस इन फिगर शोन बिलो आर 1 ओम ईच, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। तो इसमें हमें क्या करना है, जिसे मैं क्या करता हूँ, पहले एक डायग्राम लेता हूँ। उस डायग्राम में हमें क्या करना है, पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको, इसमें इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। सब रेजिस्टेंस हमें एक ही वैल्यू की दिए है 1 ओम, और इसमें फिर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले आपको इसमें रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, I = V/R। वोल्टेज हमें दिया है यहाँ पे 1 वोल्ट, जो यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो मैं इसका नया डायग्राम लेता हूँ। इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, इसमें पहले सब ये 1 ओम है, इसमें ये पुट कर देंगे वैल्यू, और सब इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे। जिससे मैं क्या करता हूँ, पहले डायग्राम देखता हूँ। तो ये डायग्राम मैंने पहले देखो 1 ओम सब जगह दे दिया है जो इन्होंने कहा है, और ये वोल्टेज यहाँ पे 1V, ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो हम इसमें अभी क्या करेंगे, जैसे ये 1 ओम हमें दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली अभी मैं इसमें सॉल्व नहीं करूँगा। हमने काफ़ी बार देखा है, अगर सेम वैल्यू होगी कोई रेजिस्टेंस की और वो पैरेलल में है, तो डायरेक्टली आपको उसका हाफ करना है। तो ये 1 ओम और 1 ओम, इसका आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। ये 1 ओम का हाफ मिलेगा, यहाँ पे भी 1 ओम का हाफ, और यहाँ पे भी 1 और 1 ओम का हाफ मिलेगा। ये 4 टाइम्स आपको हाफ मिलेगा। ये हाफ मिलने के बाद आप इस रेजिस्टेंस से ऐड करोगे, मतलब कैसा, जैसे हम फिर से एक नई डायग्राम देखेंगे। जैसे मैंने जो भी यहाँ पे कहा, मैंने यही यहाँ पे किया है। ये 1 ओम यहाँ पे ये सेम है, ये 1 ओम यहाँ पे भी सेम है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। ये 1 ओम भी यहाँ पे सब सेम है, सिर्फ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1 ओम और 1 ओम। इसका ये मैंने देखो हाफ यहाँ पे एक टाइम, ये दूसरा टाइम, ये सेकेंड सर्किट है, ये थर्ड सर्किट है, और ये फोर्थ सर्किट यहाँ पे मैंने निकाला है।
बाद में हम क्या करेंगे, अभी ये सीरीज में आ चुका है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ये सीरीज में कर लेंगे। तो सीरीज में करने के बाद आपको ये क्या मिलेगा, जैसे एक काम करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल के दिखाता हूँ। डायरेक्टली आप इसको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे करोगे, 1 × 1/1 + 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये 1 × 1 = 1/2, ये हाफ, 1 + 1 2, ये हाफ मिल चुका है। और ये 1 + हाफ अगर आप बाद में करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, ये 2 + 1/2, तो आपको ये मिलेगा 3/2। तो आपको ये ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 3/2, जैसे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 1 एज इट इज, ये 1 ओम 1 ओम, ये सब एज इट इज मैंने लिखा। ये हाफ और 1 3/2, हाफ और 1 3/2, मतलब ये 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4, ये 4 टाइम्स मैंने कर लिया है। ठीक है, फिर से अभी कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे पैरेलल मिला है 3/2 और 3/2, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा, ये 3/4, जैसे मैं नेक्स्ट डायग्राम में लेता हूँ। तो हमें ये यहाँ पे ये डायग्राम में 3/4 मिला है। ये किसे मिला आपको, जैसे अगर आप डायरेक्टली करोगे जैसे 3/2, ठीक है, ये 3/2 आपको क्या करना है, ये इसका हाफ करना है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है, जो आप लेते हो मतलब अगर सेम रेजिस्टेंस होगा तो उसका हाफ करना है। तो इसका अगर मैं हाफ करूँगा तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, 3/4, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 3/4 आपको मिला। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या किया, 3/4 यहाँ पे लिया और 3/4 यहाँ पे ले लिया। आपको इसका फिर से क्या करना है, एडिशन करना है। तो मैं अभी डायरेक्टली करता हूँ, ये 4 × 1 = 4, 4 + 3 7, 7/4 आपको इसका एडिशन करने के बाद मिलेगा, और ये 2 बार मिलेगा। जैसे मैं फिर से एक डायग्राम लेता हूँ, जैसे देखो ये 7/4 और इस सर्किट के लिए ये 7/4, मतलब ये देखो ये फर्स्ट वन के लिए ये 3/4 + 1 ये 7/4, और ये 3/4 + 1 ये 7/4। ठीक है, फिर से अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका फिर से आप अगर आप हाफ करोगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये 7/4, फिर से हाफ मैंने किया, इसको मल्टीप्लाई, ये हाफ, 7 × 1 = 7, और ये 4 × 2 = 8, फिर से आपको मिलेगा ये 7/8, 7/8 मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम ये नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, इसमें हमें ये 7/8 यहाँ पे मिला है, और फिर हम क्या करेंगे, इसके एडिशन करेंगे। एडिशन में हमें क्या मिलेगा, फिर 1 + 7/8, फिर ये 8 + 7 अपॉन यहाँ पे 8, 8 + 7 यहाँ पे 15/8, आपको यहाँ पे क्या मिला, ये R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मिला आपको R इक्विवेलेंट। आपको निकालना है करंट I = V/R। वोल्टेज हमें दिया है 1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला 15/8। फिर आपको ये क्या मिलेगा, ये 8 ऊपर आएगा, 8/15, ये आपको मिलेगी करंट की वैल्यू। ठीक है, ये है एम्पियर में, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।